हेलो, आई होप कि आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी के साथ ये वाला FLT दिया है। हम लोग बात कर रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट 4 की और ये हमें 13 अप्रैल मतलब आज हमने अटेम्प्ट किया है। आइए देखते हैं इसके फिजिक्स पार्ट का सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। इस पूरे टेस्ट में हमने अपना कंप्लीट सिलेबस, फिजिक्स में जितनी भी टॉपिक जो भी हमें लगता है कि जिनकी जितनी वेटेज रहेगी उस हिसाब से हमने टॉपिक सेलेक्ट करके अपना पेपर प्रिपेयर करा था। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अ सेल हैविंग एन EMF E and internal resistance small r is connected across a variable external resistance R. As the resistance R is increased, capital R is increased, the plot of potential difference V across R is small r is given by. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमसे कह रहा है कि प्रतिरोध R के सिरों पर हमने एक वैद्युत वाहक बल E जोड़ा है और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, E। अच्छा, ये जो R है ना, ये कैसा प्रतिरोध दिया है, परिवर्ती प्रतिरोध दिया है। हमसे कह रहे हैं कि अगर R का मान बढ़ाओगे तो बताओ R के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। अब पहले यहां से बात करते हैं। अगर मैं बोलूं विभवांतर किसके सिरों पर, स्मॉल r के, तो ये I × R होना चाहिए और I की वैल्यू क्या होगी सर्किट इक्वेशन से, एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब अगर मैं R बढ़ाऊं, कैपिटल R बढ़ाऊं, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, ये पूरी वैल्यू कम होती जाएगी। तो V की भी वैल्यू क्या होगी, V की भी वैल्यू कम होती जाएगी। तो क्या इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरह का दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। मैं जैसे जैसे आपका कैपिटल R बढ़ाऊंगा ये वैल्यू मेरी कम होती जाएगी। अब यहां पे कंफ्यूजन ये क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि ये कैपिटल R जो है ये तो आपको दिख रहा है, पर ये जो V है ये V किसके सिरों पर है, स्मॉल r के सिरों पर, ना कि कैपिटल R के सिरों पर। सो आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A parallel plate capacitor having cross-sectional area capital A and separation small d has air in between the plates. Now an insulating slab of same area but thickness d/3 is inserted between the plates as shown in figure having dielectric constant K equal to 2. The ratio of new capacitance to original capacitance will be. देखिए original capacitance कितनी है, C होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अब क्या कह रहा है, अनुप्रस्थ काट ए दी है, दूरी डी है और इसके बीच में वायु भरी है, तो यह हो गया आपका धारिता का सूत्र। इसके बाद क्या बोल दिया, इन पट्टिकाओं के बीच d/3 मोटाई और समान क्षेत्रफल की कोई हमने पट्टी रख दी, कोई विद्युत रोधी गुटका रख दिया। तो इसका मतलब इसको पूरी तरह से नहीं, इसको कैसा भरा है हमने, पार्शियली फिल करा है। तो जब पार्शियली फिल करते हैं तो C क्या आएगा, इस केस में हम C लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो ये अपना बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, देखिए D तो D है, इस पट्टी की चौड़ाई दी है हमें d/3 और ये बन गया अपने पास d/3। साथ में क्या दिया, विद्युत रोधी गुटका जिसका परावैद्युतांक K बराबर 2, तो K हमें दे दिया है 2। क्या आएगा इसको सॉल्व करने पर, एप्सिलॉन नॉट A इधर D माइनस d/3 प्लस d/6, नीचे एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम आ जाएगा अपने पास 6, तो ये बन गया 6D माइनस 2D प्लस D, मतलब ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 5D अपॉन 6, जिसे मैं लिख सकता हूं 6 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 5D। तो ये नई धारिता आ गई। पूछा क्या है, नई और मूल धारिता का अनुपात, मतलब हमसे C अपॉन, इसको C डैश बोल देते हैं, है ना। तो C डैश और C का अनुपात पूछा है, क्या हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 5D डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसे कैंसिल आउट कर लिया, क्या आ गया आंसर 6 अपॉन 5, जो आपका है ऑप्शन नंबर 6 अपॉन 5 इज ऑप्शन नंबर C. Next, the electric field at surface of a charged sphere of radius r is E. The electric field at a distance 3r upon 2 from the center of the sphere is. देखिए क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि r त्रिज्या का कोई गोला है
उसकी सतह पर क्षेत्र E है, तो केंद्र से 3r/2 दूरी पर फील्ड कितना होगा, क्षेत्र कितना होगा। अब अगर हम किसी गोले की बात करें तो गोले की सतह या सतह से बाहर, देखो 3r/2 है मतलब सतह के बाहर निकल गए। इन सारी स्थितियों में हम आवेश कहां मान लेते हैं, आवेश हम मान लेते हैं गोले के केंद्र पर। तो पहली स्थिति में E आवेश हमने मान लिया केंद्र पर, तो ये हो गया KQ/r², और ये वैल्यू E के ही बराबर दी है। अब नई दूरी कितनी बना दी, 3r/2, तो इसको हम लिख ले रहे हैं E', ये हो गया KQ, और इधर हो गया 3/2r इसका स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास KQ/9/4r², मतलब ये आ जाएगा 4/9, ये 4 ऊपर चले जाएंगे, KQ/r²। अब KQ/r² किसके बराबर है, E के बराबर है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/9E, मतलब सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4/9E, दैट इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, the period of oscillation of a mass m suspended from a spring of negligible mass is t. If along with it another mass m/2 is also suspended, the period of oscillation will now be, क्या बोल रहा है, एक नगण्य द्रव्यमान की स्प्रिंग है, इससे एक m द्रव्यमान लटका हुआ है और दोलन काल है t। तो t क्या होता है स्प्रिंग के लिए, 2π√m/k। कुछ ऐसी कंडीशन हमें दिख रही है, यहां पर मास कितना है अपने पास, m है। अब क्या कह रहा है, इसके साथ एक और द्रव्यमान m/2 लटका दिया, तो मतलब यहां पे टोटल कितना हो गया, m तो था ही, m/2 और साथ में लटका दिया, तो टोटल कितना आ गया द्रव्यमान, 3m/2 आ गया। अब अगर टोटल मास 3m/2 है तो नया टाइम पीरियड t', ये हो गया 2π। देखो k तो बदलेगा नहीं, m की जगह पे क्या लिख लेंगे हम, 3/2m। तो यहां से क्या मिल गया, 2π√m/k, और साथ में ये नंबर √3/2। अब ये पूरी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से देखने पे अपने को काय के बराबर दिख रही है, t के, तो ये क्या आ गया, t√3/2, मतलब कि इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर D। क्लियर, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The two ends of a metal rod are maintained at temperatures 200 and 220 degrees Celsius. The rate of heat flow in the rod is found to be 4 joule per second. If the ends are maintained at temperature 400 and 440, the rate of heat flow will be. क्या कह दिया, एक क्षण में दो सिरों के तापों को 200 और 220 पे रखा जाता है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन दे दी। एक ये रॉड है, इसका टेम्परेचर है 200, इसका टेम्परेचर है 220, तो इसमें ऊष्मा का प्रवाह मतलब H जो है ये कितना दे दिया है, 4 जूल पर सेकेंड दे दिया है। तो कह रहा है कि अगर इसी क्षण के सिरों को हम 400 और 440 के बीच में रखें तो ऊष्मा का प्रवाह क्या होगा। देखो H के लिए फॉर्मूला क्या है, KA θ1 - θ2 अपॉन L, है ना। तो अब अगर मैं पहली कंडीशन में ये बात करूं तो पहली कंडीशन में लिखूंगा 4 = KA/L, जो हमें नहीं पता है। θ1 मतलब इन दोनों में से जो हाई टेम्परेचर है उच्च ताप है, और θ2 कम ताप है। यहां पर एक समीकरण बन गया अपना। अब दूसरे केस में H हमें पता नहीं है, पर KA/L, रॉड तो चेंज हुई नहीं तो सेम रहेगा, और टेम्परेचर कितना कितना दे के रखा है, टेम्परेचर दूसरे केस में दे के रखा है 400 और 440, तो ये आ जाएगा 440 - 400। दोनों को कर ले रहे हैं डिवाइड, तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 4/H, ये KA/L इस KA/L से हो जाएंगे कैंसिल, इधर आ गया ऊपर 20, इधर आ गया नीचे 40, मतलब 1/2। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 2 मतलब 8 जूल पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ फोर्स F = 4I + 5J - 6K एक्टिंग एट 20 - 3, मतलब एक फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना है, 4I कैप + 5J कैप - 6K कैप।
जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसे हम P मान ले रहे हैं, तो P के कोऑर्डिनेट आपको देके रखें 2, 0, -3 अबाउट द पॉइंट 2, -2, मतलब जो हम टॉर्क देख रहे हैं ये किसी पॉइंट O के अबाउट देख रहे हैं, विच इज 2, -2, -2, है ना। तो बिंदु 2, 0, -3 पर बल आरोपित है, बल इतना है, और इसका 2, -2 के परता हमें बल आघूर्ण चाहिए। तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, पहले तो ये देख लें, ये होता है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। अब F वेक्टर तो सीधा सीधा दिया है, R और चाहिए, चलिए R पे काम कर लेते हैं। देखिए R वेक्टर क्या बनेगा, R वेक्टर, क्या यहां से यहां तक ये जो वेक्टर है यही R है, तो इसके लिए अपन क्या करें, ये पॉइंट है 2, 0, -3, तो इसको मैंने लिखा 2i कैप प्लस 0j कैप -3k कैप माइनस, इधर से क्या आ गया 2i कैप -2j कैप -2k कैप। सो 2i और 2j, यहां से 2i इधर से -2i, 0 हो गया, इधर 0j, ये -2j और आगे एक माइनस लगा है मतलब +2j हो जाएगा, और ये -3, ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये आ गया -k कैप। तो R वेक्टर भी मिल गया। चलिए अब जल्दी से टॉर्क निकाल देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो सबसे अच्छा तरीका डिटरमिनेंट मेथड, IJK, इसमें पहले चाहिए R, तो R के हैं अपने पास कॉफिशिएंट 0, 2, -1, फिर चाहिए F विच इज 4, 5, -6। तो यहां से मुझे मिल जाएगा I कैप के साथ 2, 5, -1, -6, -j कैप के साथ 0, 4, -1, -6। देखिए जो भी आप ले रहे हैं बस वो वाला आपको पूरा कॉलम छोड़ देना, J लिया, J का कॉलम छोड़ दिया, और K के साथ मुझे मिल जाएगा 0, 4, 2, 5। तो क्या आएगा इसको सॉल्व करने पर, I कैप के साथ आया -12 + 5 क्रॉस प्रोडक्ट, तो -6 इंटू 2 -12, 5 इंटू -1 हुआ -5, पर दूसरे टर्म को अपन क्या करते हैं, निगेट कर, मतलब उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 12 - 5 माइनस हो जाएगा, वो माइनस प्लस, इधर क्या मिलेगा -6 इंटू 0, 0, 4 इंटू -1, ये हुआ -4, पर हम -4 के आगे माइनस लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा +4। के में क्या मिलने वाला है, 5 इंटू 0, 0, 4 इंटू 2, 8, और हम जो दूसरा नंबर है उसके आगे लगाएंगे माइनस, तो यहां से मुझे मिला -7i कैप -4j कैप -8k कैप। ये कौन सा ऑप्शन अपना बनेगा, -7i -4j -8k, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। नेक्स्ट, from a circular disc of mass capital M and radius r, an arc corresponding to a 60-degree sector is removed. The moment of inertia of the remaining part of the disc about an axis passing through the center of the disc and perpendicular to the plane of disc is k times mr square. Then the value of k is, m द्रव्यमान और r त्रिज्या की एक चकती है, ये मान लीजिए एक डिस्क है, एक चकती है, इससे हमने एक 60 डिग्री का ये पार्ट यहां से हटा दिया, यहां पे एंगल 60 डिग्री था, ठीक है ना। तो बचे हुए चकती का जड़त्व आघूर्ण चकती से गुजरने वाली अक्ष के परता चाहिए। अब ये बात समझिए, कोई भी ऐसा द्रव्यमान हो जो किसी अक्ष के चारों तरफ एक समान रूप से बटा हुआ, तो उसके सूत्र नहीं बदलते। जैसे अगर मैं बोलूं कोई आपके पास रिंग है ना, रिंग के लिए हम बोलते हैं mr², तो अब मान लो मैं रिंग को आधा कर दूं तो उसका द्रव्यमान अगर ½ m हो गया तो वो ½ mr² हो जाएगा, और कुछ नहीं बदलना। अब चकती के केस में बात करते हैं, अगर ये पूरी चकती होती तो हम लोग लिखते I = mr²। हमने इतना भाग हटा दिया, यहां पे 60 डिग्री का पोर्शन हटा दिया, तो हमने कितना भाग हटाया, रिमूव्ड पोर्शन। क्या टोटल एंगल 360 होता है, हमने 60 हटा दिया तो हमने 60/360 मतलब 1/6 ऑफ द पोर्शन हटा दिया, तो रिमूव्ड मास जो हटाया गया द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, रिमूव्ड मास यानी हटाया गया द्रव्यमान हो गया m/6, तो बचा हुआ मास कितना हुआ, है ना।
तो अगर मैं बोलूं रिमेनिंग मास यानी बचा हुआ जो आपका द्रव्यमान है ये हो गया m माइनस m/6 मतलब 5m/6। तो चलो जरा देख लेते हैं। तो इस चकती का जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा हाफ, मास आ गया 5m/6 और r² की जगह r² है। पर हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो I है ना ये mr² का k गुना है। मतलब I की जगह पे क्या लिख लो, I की जगह पे लिख लो k इंटू mr²। और ये कितना हो गया, ये हो गया 5/12 mr²। तो mr² से mr² कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आई 5/12। तो k की वैल्यू मिल गई है हमें 5/12 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। Two wires of same length and of same area of cross section, one of steel and another of brass, are suspended from the same roof. If we want the lower end of the wires to be at the same level, then the weights added to the steel and brass wire must be in the ratio of thick. देखिए, दो वायर एक ही रूप से लटका रखे हैं। एक मान लिया ये स्टील का है, एक मान लिया ये ब्रास का। दोनों की लेंथ हमें सेम दे के रखी है ना। इसकी भी लेंथ एल हो गई, इसकी भी लेंथ एल, इसका भी एरिया ए, इसका भी एरिया ए। अब हमसे ये कह रहा है कि इनको ऐसे आपको एक्ट करवाना है कि जो फाइनल लेवल रहे वो भी सेम रहे। अगर फाइनल लेवल सेम रहेगा तो मतलब यहां से यहां तक इनकी जो लेंथ में चेंज है वो भी दोनों केसेस में क्या होना चाहिए, सेम। तो देखो लेंथ सेम, एरिया सेम, लेंथ में चेंज सेम। अब अगर हम यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखें तो यंग्स मॉडुलस हम लोग क्या लिखते हैं, F/A इंटू L/Δl। तो हम लोग यहां पर लिख ले रहे हैं यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास। स्टील के केस में फोर्स लिख ले रहा हूं मैं Fs, है ना। एरिया A, अब एरिया में AS क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि दोनों केसेस में बराबर है तो अलग अलग काम करने की जरूरत है नहीं, ना तो लेंथ अलग अलग है और ना डेल्टा एल। ब्रास के केस में मैंने लिख लिया FB अपॉन A इंटू L/Δl। अब ये बात समझ में आ गई होगी कि ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सेम है, इसलिए कैंसिल आउट। तो मतलब यहां से क्या मिल गया, YS अपॉन YB इज इक्वल टू FS अपॉन FB। क्या पूछा है हमसे, पहले तो ये देख लीजिए, स्टील इज ट्वाइस ऑफ ब्रास, मतलब YS इज 2 टाइम्स YB। वैल्यू पुट कर ले रहे हैं तो यहां पे मैं लिख ले रहा हूं 2YB अपॉन YB, है ना, स्टील की जगह पे 2YB। पूछा देन द वेट्स एडेड टू द स्टील एंड ब्रास वायर मस्ट बी इन द रेशियो ऑफ। तो मुझे वेट ऑफ स्टील अपॉन वेट ऑफ ब्रास का रेशियो चाहिए, ये कैंसिल हो जाएंगे। कितना आ गया रेशियो, 2 आ गया। 2 मतलब 2:1, हेंस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, Kepler's third law states that square of period of revolution t of a planet around the sun is proportional to third power of average distance r between sun and the planet. Here k is the constant. If the masses of sun and planet are capital M and small m respectively, then as per Newton's law of gravitation, the force of attraction between them is F is equal to gmm upon r square. Here g is the gravitational constant. Then the relation between G and K is described as, देखिए मुझे इस G और इस K के बीच में रिलेशन पूछा है। इसमें बोला है केपलर के तीसरे नियम के अनुसार सूर्य की परिक्रमा करते हुए किसी ग्रह का परिक्रमण काल T का वर्ग सूर्य और उस ग्रह के बीच की औसत दूरी r की तीसरी घात के समानुपाती होता है, जो ये समीकरण दिया है। कहा है जहां K एक स्थिरांक है। यदि सूर्य और ग्रह के द्रव्यमान कैपिटल M और स्मॉल m है तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का मान F इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वायर है। तो G स्थिरांक है जहां पर G और K के बीच में संबंध आपको बताना है। देखिए इन सारी चीजों में हमें दो बल दिए हैं, दो फोर्सेस दिए हैं, उनके बीच का रिलेशन ढूंढना है। तो ये वाला फोर्स, ये मान लीजिए सन है, ये प्लेनेट है और प्लेनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है। मान लीजिए इसकी स्पीड है v, तो और इसकी डिस्टेंस है r। तो जब ये घूम रहा है तो इसको अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए पड़ेगा, जो होगा mv² अपॉन r।
ये हमने एक कॉमन लिंक बिठा ली, रीजन कि वो घूम रहा है और एक बल गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। अब इस कॉमन को उठा के हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं। ये अभिकेंद्रीय बल मिलेगा कहां से, mv स्क्वायर अपॉन आर मिलेगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर से। एक आर कैंसिल, एक m कैंसिल, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास जी एम अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 1, या इसी को मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू जी एम अपॉन वी स्क्वायर, जिसकी भी जरूरत पड़ जाए। अब हम चलते t पर, तो t है 2 पाई आर अपॉन वी, सो ये बन गया 2 पाई अपॉन वी जी एम अपॉन वी स्क्वायर। अब देखिए इस पूरे के पूरे प्रोसेस में द बेटर वे शुड हैव बीन, क्योंकि मुझे t की जो वैल्यू है वो r के टर्म में पता है, तो अच्छा होगा कि मैं r की जगह किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, v की। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं t स्क्वायर दिया है, ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। मतलब ये बन गया मेरे पास 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, और v के प्लेस पे v स्क्वायर में क्या लिख सकता हूं, जी एम अपॉन r। अब ये r पहुंच गया ऊपर, तो ये बन गया मेरे पास 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम आर क्यूब। अच्छा, अब एक जरा ये रिलेशन देखते हैं। एक रिलेशन दी है टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, तो अगर टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब है तो टी स्क्वायर की जगह हम ये लिख लें 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम आर क्यूब, ये बन गया आपका के आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो 4 पाई स्क्वायर ये आ गया मेरे पास जी एम के इक्वल। देख लेते हैं मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है, जी एम के इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये पहला ही ऑप्शन है जो हमें इसी फॉर्म में देके रखा है, सो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, 3 particles are placed at the corner of a right angle triangle with mutually perpendicular sides equal to 2 root 2 meter. Taking the point of intersection of the two mutually perpendicular sides as origin, find the position vector of the center of mass. एक समकोण त्रिभुज है, परस्पर लंबवत भुजाएं, जो ये दो भुजाएं हैं इनकी लंबाइयां हमें देके रखी हैं 2 रूट 2 मीटर, और इनके शीर्षों पर द्रव्यमान दिया है m, है ना। अब एक तीसरा कण भी है 2m, साथ में कह रहा है कि जो परस्पर लंबवत भुजाएं हैं उनके कटान बिंदु, मतलब ये जो कटान बिंदु है इसको हम मानेंगे O, इसको हम मानेंगे मूल बिंदु ओरिजिन। तो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं भाई, अगर ये मूल बिंदु हो गया तो ये बिंदु क्या हो जाएगा 2 रूट 2 आई कैप दिशा में, और ये बिंदु क्या हो जाएगा 2 रूट 2 जे कैप दिशा में। तो अपना जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मास इंटू पोजीशन वेक्टर, प्लस ये दूसरा मास लिया 2m, 2m के लिए पोजीशन वेक्टर है 0, और तीसरा मास है अपना m जिसके लिए पोजीशन वेक्टर है 2 रूट 2 आई कैप डिवाइड बाई टोटल मास, सो m प्लस 2m प्लस m। अब ये तो 0 ही हो जाना है, तो मेरे पास आ गया ऊपर से 2 रूट 2 m कॉमन, इधर से बच्चा मेरे पास आई कैप प्लस जे कैप, और नीचे मेरे पास टोटल वैल्यू आ गई 4m, सो m टू m गोज आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, और रूट 2 से 2 गया तो ये, तो अपने पास फाइनल आंसर क्या आ गया 1 बाई रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप, जो कि अपना मैच करेगा 1 बाई रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप इज ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट, a particle starting from rest moves in a circle of radius small r. It attains a velocity of v0 meter per second in the nth round. Its angular acceleration will be, देखिए विरामावस्था से एक कण प्रारंभ हो रहा है और किस पर चल रहा है, वो r त्रिज्या वाले वृत्त में चल रहा है, और n चक्कर में v0 का वेग प्राप्त कर लेता है, तो इसका कोणीय त्वरण क्या होगा। तो प्रारंभिक चाल तो मुझे दे दी 0, अंतिम चाल ओमेगा, तो देखिए v होता है r ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी v0 अपॉन r। चक्कर की संख्या कितनी है n। अब हम क्या जानते हैं, अगर n चक्कर लगे हैं तो इसका कोणीय विस्थापन हो जाएगा 2n पाई, है ना।
अब फॉर्मूला क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल गया, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मिल गई, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मिल गई, चाहिए क्या है, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा चाहिए है। तो मैं इसमें क्या अप्लाई कर लूं, इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूं थर्ड इक्वेशन, मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर हो गया वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ओमेगा जीरो जीरो ही है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, 2 अल्फा मुझे चाहिए है, थीटा इज 2n पाई। तो यहां से मिल गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये 2 और 2n पाई मतलब 4n पाई, ये आ जाएंगे नीचे, ये आ गई वैल्यू अल्फा की। तो अल्फा क्या आ गया मेरे पास, वी स्क्वायर अपॉन 4n पाई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन 4n पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, दैट शुड बी द करेक्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, a resonance tube of an air column of length 40 centimeter resonates with a turning fork of frequency 450 Hz. Ignoring end correction, the velocity of sound in air is 450 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्र द्विभुज के साथ अनुनाद नली में 40 सेंटीमीटर लंबाई का एक वायु स्तंभ अनुनाद उत्पन्न करता है। तो अगर मैं अंत संशोधन ना लूं तो वायु में ध्वनि का वेग कितना होगा। अब देखिए, अनुनाद नली की बात हो रही है, तो अनुनाद नली कैसे व्यवहार करती है, एक बंद ऑर्गन पाइप की तरह। और अगर आप बंद ऑर्गन पाइप में समझें तो जो आवृत्ति होती है ये हम लिखते हैं v अपॉन 4l, है ना, फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v अपॉन 4l। तो म्यू हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 450 हर्ट्ज, वेलोसिटी हमें चाहिए है, l इज गिवन एज 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दिया तो v कितना आ जाएगा, 450 इंटू 4 इंटू 40 इंटू 10 पावर -2। तो पहले तो ये 2 0 अपन 10 पावर -2 के साथ कैंसिल कर लें, 45 इंटू 4 180, 180 इंटू 4 720। तो जो स्पीड ऑफ साउंड आ गई वो कितनी आ गई, 720 मीटर पर सेकेंड। दैट इज ऑप्शन बी एंड दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। तो 12th का करेक्ट आंसर क्या मिल गया, बी। नेक्स्ट, अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y equal to a sin 0.01x minus 2t, a and x are in centimeter and t in second. Velocity of propagation of wave is, देखिए एक तरंग का समीकरण दिया है a sin 0.01x minus 2t, जहां a और x सेंटीमीटर में है और t सेकंड में, और हमें क्या चाहिए, तरंग का वेग चाहिए। तो जब ये सेंटीमीटर और सेकंड में है तो सबसे पहले तो यहां देख लेते हैं, हाँ यूनिट सेंटीमीटर सेकंड में, मतलब बदलना कुछ नहीं पड़ेगा। अब यहां देखिए, पहले यहां से अगर मैं वैल्यू उठाऊं तो जो t के साथ होता है वो ओमेगा होता है, मतलब ओमेगा की वैल्यू आ गई 2, और जो x के साथ होता है वो k होता है, तो ये आ गया 0.01। सही बात है। वेलोसिटी ऑफ वेव इज रिटन बाय ओमेगा अपॉन k, मतलब 2 अपॉन 0.01। डेसिमल हटा, यहां पे 00 आ गया, तो वेलोसिटी मुझे कितनी मिल जाएगी, 200। यूनिट क्या चलेगी अपनी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर ए, 13। वेलोसिटी ऑफ द वेव विल बी 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, इन एन एक्सपेरिमेंट the percentage of error occurred in the measurement of physical quantities a, b, c and d are 2, 1, 3 and 3 respectively, then the maximum percentage error in the measurement of x, where x is equal to a power 1 by 2, b square, c cube and d power 1 by 3। देखिए, हमें किसी प्रयोग में 4 भौतिक राशियां a, b, c, d दे दी और उनकी माप में होने वाली त्रुटि बता दी, 2%, 1%, 3% और 3%। x का फॉर्मूला दे दिया और हमसे कह दिया कि हाँ भाई x में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो जब भी कोई आपको फॉर्मूला फॉर्म में वैल्यू मिल जाए तो हम लिखते हैं एरर परसेंटेज इन x। बहुत सिंपल सी बात है, जो भी पावर है वो लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करके और क्वांटिटी की एरर लेते जाइए। मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/2 एरर इन a परसेंटेज प्लस 2 एरर इन b परसेंटेज प्लस 3 एरर इन c परसेंटेज प्लस 1/3 एरर इन d परसेंटेज। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सो 1/2
ए में एरर, ए में त्रुटि देके रखी है 2%, 2, बी में त्रुटि देके रखी है 1%, 3, सी में 3% और 1/3, डी में भी 3%। तो ये 1 और ये 1 कितना मिल गया? 1 + 2 + 9 + 1, टोटल कितनी एरर आ गई? 13%। एरर प्लस माइनस दोनों में ही मैक्सिमम मानी जाती है, तो अगर आप प्लस माइनस का साइन देख लेते तो भी ठीक होता। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, हमें केवल और केवल एरर की वैल्यू से मतलब है। सो 14th का द करेक्ट ऑप्शन दैट वी विल हैव इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, if m1 = m2 = 1 kg then find out distance traveled by m1 in first 2 सेकेंड। m1 और m2 दोनों 1 किलोग्राम के हैं, तो पहले 2 सेकेंड में m1 द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं इसका द्रव्यमान 1 है तो नीचे की तरफ बल लगेगा 1g, इधर लगेगा t और इसी रस्सी में यहां पे t। इसकी वजह से इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे निकाय में एक त्वरण आएगा जो इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा a और इसको राइट साइड खींचेगा a। तो चलिए दोनों के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। पहले m1 के लिए बनाते हैं, तो t आ गया m1 × a। m2 के लिए नीचे की तरफ है g, ऊपर है t, तो नेट फोर्स हो गया g - t और ये आ गया 1 × a। तो t की वैल्यू तो 1 × a मतलब a है, रख दें यहां पर उठा के, तो g - a के इक्वल आ गया। ये a दूसरी तरफ जाएगा तो a + a मतलब 2a हो जाएगा। तो a कितना आ गया मेरे पास? g/2। अगर मैं g 10 ले लूं तो g/2 आ जाएगा अपने पास 5 मीटर/सेकंड²। मतलब कि इसका जो एक्सीलरेशन है ये 5 मीटर/सेकंड² है ना। अब क्योंकि ये दिया नहीं है तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी होगी? 0। हमें 2 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो अगर हमें 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? s = ut + ½ at², u0 a हमने 5 कैलकुलेट करा है, ये मिल गया मुझे 2 का स्क्वायर, 1 2 कैंसिल, तो जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 10 इन मीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी। हेंस क्वेश्चन नंबर 15 विल हैव ऑप्शन बी। नेक्स्ट, the two lenses shown are illuminated by a beam of parallel light from the left. Okay, lens B is then moved slowly towards lens A. The beam emerging from lens B is, देखिए क्या बोल रहा है, हमसे कह रहा है कि दोनों लेंसों को बाईं ओर से आते हुए समांतर प्रकाश पुंज द्वारा प्रकाशित किया गया। मतलब ये जो लाइट आ रही है ये इनको इल्यूमिनेट करेगी, प्रकाश देगी। अब लेंस बी को हम धीरे धीरे इस तरफ लेकर आ गए, तो लेंस बी से निर्गत पुंज क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से डील कर सकते हैं, दोनों तरीके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला, ये जो लाइट आ रही है ये पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है तो ये जाना कहां चाहेगी? फोकस पर। और पहले लेंस की फोकस दूरी दी है 50 सेंटीमीटर, तो अगर ये फोकस पे जाना चाहेगी तो यहां से यहां तक पूरा 50 सेंटीमीटर जाना चाहेगी। अब दूसरे वाले लेंस से इसकी डिस्टेंस कितनी बची? क्योंकि भाई 25 तो यहां पे चली गई, तो दूसरे वाले लेंस से इसकी डिस्टेंस बची 25। तो जरा देख लेते हैं कि फाइनल इमेज कहां बनेगी। तो 1/v इज इक्वल टू, ओके, लेंस है तो 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f कर ले, तो हम यहां से लिख सकते हैं 1/v। अब u क्योंकि राइट साइड में दिख रहा है तो इसको मैं पॉजिटिव साइन के साथ ही रखूंगा, और इस वाले लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो लेफ्ट साइड होती है, तो दिस विल बी नेगेटिव। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब आंसर कितना? 0। तो अगर 1/v 0 है तो v कितना हो गया? इनफाइनाइट। मतलब अंतिम प्रतिबिंब, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनी, और अगर इमेज इनफाइनाइट पे बनी तो रेस कैसी जानी चाहिए? पैरेलल। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में तो ये पैरेलल होगी। अब जैसे जैसे आप इनके बीच का डिस्टेंस कम करोगे, ये वाली डिस्टेंस मतलब u की वैल्यू बढ़ती जाएगी।
जब u की वैल्यू बढ़ेगी और आप इसको दूसरी तरफ ले जाके ट्रांसफर करोगे, है ना, जैसे हमने ये कर लिया 1/v माइनस 1/30 इज इक्वल टू -1/25। तो 1/v कितना मिला, 1/25 प्लस 1/30, तो ये आ गया -30 प्लस 25, मतलब -5/750। तो v कितना मिल गया मुझे, -150 मिला, है ना, इस तरफ। तो अब इस तरफ इमेज बनने का मतलब रेस जा रही होंगी कैसे, ऐसे डाइवर्ज कर रही होंगी, अब सारी प्रवृत्ति होगी उनकी। तो यहां पे क्या मिलेगा, यहां पर पहले तो रेस पैरेलल जा रही थी इस वाली कंडीशन में, और जब डिस्टेंस और कम कर दी, इस तरफ इसको खिसका दिया, तो रेस कैसी हो जाएंगी, डाइवर्जिंग। तो यानी इनिशियली पैरेलल एंड देन डाइवर्जिंग, प्रारंभ में समांतर और बाद में अपसारित है। अब अगर आप चाहें तो इसमें एक फॉर्मूला अपने पास होता है 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। इसमें आप विथ साइन अगर वैल्यूज पुट कर लें तो आपको जो इनिशियल मिलेगा f की वैल्यू, जो बाद में मतलब आप जब उसको चेंज कर रहे हैं f की वैल्यू, तो आपको उससे बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसका बिहेवियर किस तरह से होने वाला है, राइट। तो आपके पास दूसरा मेथड ये है, पर क्योंकि ये वाला मेथड ज्यादा एक क्लियर और ज्यादा एक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे देता है, तो इसलिए हम केवल इसी मेथड से डील करेंगे। नेक्स्ट, so okay, so 16th question has answer option A. Now next, a short linear object of length L lies on the axis of a spherical mirror of focal length f at a distance u from the mirror. Its image has an axial length L dash equal to, देखिए क्या बोला है, एक छोटी वस्तु है, लंबाई L है और f फोकस दूरी की गोलीय दर्पण की अक्ष पर स्थित है। मतलब ये हो गई आपकी अक्ष, यहां पर कुछ ऐसे रखी है वस्तु, छोटी वस्तु है, लंबाई है L, इसकी फोकस दूरी है f। तो हमसे कहा है कि जो प्रतिबिंब है ना उसकी लंबाई L डैश वो कितनी आएगी। ओके, देखते हैं। जब हम L डैश की बात करेंगे तो जब ऐसी अक्ष पर कोई वस्तु रखी होती है छोटी आकार की, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं m स्क्वायर इंटू L। m क्या है, m है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना, रेखीय आवर्धन। और m का फॉर्मूला, अब हम अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में हमें जो फॉर्मूला दिया है वो f और u के टर्म में दिया है। तो जो m का फॉर्मूला होता है ये क्या है, ये है f/u माइनस f। तो आपकी जो L डैश की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, f/u माइनस f होल स्क्वायर इंटू L, जो है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 हैज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, okay, question number 18. In an interference pattern, the n+4th blue bright fringe and nth red bright fringe are formed at the same spot. If red and blue light have the wavelength 7800 and 5200 angstrom, then the value of n will be. क्या कहा है हमसे, हमसे कहा है कि n+4वीं नीली चमकीली फ्रिंज और nवीं लाल चमकीली फ्रिंज एक ही स्थान पर प्राप्त होती हैं। नीले और लाल रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी हमें देके रखी है 5200 और 7800। तो n की वैल्यू बता दीजिए। तो देखो दोनों समान स्थान पर प्राप्त होती है, मतलब दोनों के लिए y इक्वल है, और y की वैल्यू होती है n d लैम्ब्डा अपॉन स्मॉल d। तो अगर हम ब्लू लाइट की बात करें तो ब्लू लाइट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, n+4। कैपिटल D कितना है, नहीं दिया। लैम्ब्डा कितना है, ब्लू लाइट की बात कर रहे हैं तो ब्लू लाइट के लिए 5200 है, रेड के लिए 7800। यूनिट देके रखी है एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻⁻10। स्मॉल डी नहीं गिवन। अब यही वाई अगर मैं रेड के लिए लगाऊं तो वहां पे एनवी फ्रिंज बन रही है, तो एन डी तो डी ही रहेगा। वेवलेंथ इसकी है 7800 और स्मॉल डी की वैल्यू स्मॉल डी रहेगी। तो देखिए d/d कैंसिल आउट, 10⁻⁻10 10⁻⁻10 कैंसिल आउट, 00। तो यहां से मुझे मिल गया 52n प्लस 208 इक्वल टू 78n। ये इधर ले जाइए
तो यहां से मिल गया 26n इज इक्वल टू 208, मतलब n कितना मिलेगा 208 अपॉन 26। क्या आएगा सॉल्व करने पर 8, है ना, 13 8s are 104। So correct option should be option number D. So question number 18 should have option number D, that is 8th fringe, है ना। Next, in YDSC lambda equal to 500 nanometer, D is equal to 1 mm and capital D is 1 meter. Find minimum distance from the central maxima for which the intensity is half of the maximum intensity. YDSC में lambda equal to 500 नैनोमीटर के वेन है, स्मॉल डी दिया है 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी दिया है 1 मीटर। हमसे कहा है केंद्रीय उच्च से वह न्यूनतम दूरी ज्ञात करो जहां तीव्रता अधिकतम तीव्रता की आधी है। अब याद करिए, अगर मैं I का फॉर्मूला लिखूं तो I में बाकी तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, पर ये मुझे क्या मिल जाती है, किसके प्रोपोर्शनल, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के, है ना। यंग के द्विध्रुवीय डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में I0 और I0, I1 और I2 दोनों बराबर होते हैं। तो अगर मैं इसको लेकर चलूं तो ये मुझे क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम की आधी, मतलब 1/2 मिलना चाहिए मुझे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कॉस थीटा बाई 2 कितना मिलेगा 1/√2। तो यहां से थीटा बाई 2 मिल गया 45 डिग्री और थीटा आ गया 90 डिग्री। अब थीटा क्यों जरूरी था, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि जो फेज डिफरेंस है अपॉन 2 शुड बी पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा। अगर मैं यहां पे 90 या π/2 रख दूं तो ये बन जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। ये पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा इधर गया तो क्या आ गया लैम्डा बाई 4 इक्वल टू डेल्टा एक्स। अब YDSC में याद करिए, जब आपके ऐसे डबल स्लिट बनते थे, यहां पे स्क्रीन, तो ये डिस्टेंस थी कैपिटल डी, ये वाली डिस्टेंस होती थी स्मॉल डी। यहां पर कहीं पर जाके हम बोलते थे दोनों वेव मिलेंगे, यहां मिल जाता था मुझे डेल्टा एक्स। तो हम लोग क्या लिखते थे फॉर्मूला, डेल्टा एक्स अपॉन डी, डेल्टा एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस वाई अपॉन कैपिटल डी। मुझे चाहिए y की वैल्यू, है ना, केंद्रीय उच्च से वह दूरी, बाकी सब तो पता ही है हमें। तो डेल्टा x कितना आ गया, लैम्डा बाई 4 आ गया, d पहले से दे के रखा है और d इधर ले आइए। चलिए जल्दी से वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा इज 500 नैनोमीटर, कैपिटल D की जगह पे कैपिटल D मतलब 1 मीटर, और स्मॉल d की जगह पर 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। ये ऊपर गया, हो गया 10⁻⁻6, सो 500/4 इंटू 10⁻⁻6 मतलब ये हो गया 125 सॉल्व करने पर इंटू 10⁻⁻6 मतलब 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये एक काम की चीज है कि जो इंटेंसिटी है, अगर इंटेंसिटी में हमसे केवल इतना पूछा जाए कि मैक्सिमम का कोई पार्ट हो रही है तो हम डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से प्रोपोर्शनल ले सकते हैं। अदरवाइज आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। तो आप इसको भी यूज करके पहले आप मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालिए, फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालने के बाद मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ करिए, और उस केस में आप देखिए कि थीटा क्या होगा। तो थोड़ा सा 1-2 स्टेप यहां पे बढ़ेंगे, पर अगर आप इस फॉर्मूले से कंफर्टेबल हैं तो आप इससे भी काम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, 19th इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, electrons used in an electron microscope are accelerated by a voltage of 25 kV. If the voltage is increased to 100 kV, then the de Broglie wavelength associated with the electron will be। देखिए de Broglie wavelength जब वोल्टेज के टर्म में हमसे पूछी जाती है तो इसके ये फॉर्मूले हम लिखते हैं H/√2mQV। तो अब मेरे पास कुछ और चेंज नहीं हो रहा है, दोनों केसेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन है।
इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को पहले मैं ये दे रहा हूं 25 किलोवाट का वोल्टेज, 25 किलो वोल्ट का वोल्टेज, और उसके बाद में अब 100 किलो वोल्ट का वोल्टेज दे रहा हूं। तो हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का मान बताइए। ना तो H बदल रहा है, ना M बदल रहा है, ना Q, केवल V बदल रहा है। तो क्या मैं ऐसे लिख लूं, λ1 अपॉन λ2, ये हो गया H अपॉन √2mq इंटू 25, और किलो दे के रखा है तो साथ में 10 पावर 3 ले लेते हैं, डिवाइड बाई H अपॉन √2mq इंटू 100, और यहां पर भी किलो वोल्ट दे के रखा है तो 10 पावर 3, तो H कैंसिल, रूट के अंदर से ये कैंसिल, ये टर्म चला गया ऊपर, सो अपने पास आ गया 100 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 25 इंटू 10 पावर 3। कितना बन गया ये, रूट के अंदर 4 मतलब 2। तो यहां से λ1 अपॉन λ2 आ गया 2, यानी कि λ1 बराबर हो जाएगा 2λ2, या λ2 में लिख सकता हूं λ1 अपॉन 2। तो अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, अब मुझसे पूछा जा रहा है तरंग दैर्ध्य का मान हो क्या जाएगा बाद में। तो देखो भाई, पहले तो λ1 था और अब हो गया λ1 का आधा, है ना, सो इट विल बिकम हाफ। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, इट विल बिकम हाफ। क्लियर? नेक्स्ट, a 200 watt sodium street lamp emits yellow light of wavelength 0.6 micrometer, assuming it to be 25% efficient in converting electrical energy to light. The number of photons of yellow light it emits per second is। देखिए क्या बोला है, 200 वॉट का एक सोडियम का बल्ब है, इतनी वेवलेंथ है 0.6 माइक्रोमीटर। तो मानते हुए कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करने में बल्ब की दक्षता 25% है, मतलब जो लाइट एनर्जी आएगी वो लाइट एनर्जी आ जाएगी 25% ऑफ कितने वॉट का है, 200 वॉट का। तो मैं इसको लाइट एनर्जी पर सेकेंड लिख ले रहा हूं जिससे ये वॉट बन जाए। कितना आ गया ये मुझे मिली 50 वॉट। तो मतलब जो लाइट मिलने वाली है ना, उसकी अपने पास इंटेंसिटी केवल और केवल 50 वॉट है। क्लियर है? अब हमसे पूछा है क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, सॉरी प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या बताइए। तो मान लेते हैं कि n फोटोन निकले, तो n फोटोन निकले तो इनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, n इंटू एच सी अपॉन लैम्डा, और ये एनर्जी होनी किसके बराबर चाहिए, है ना, 50 वॉट इंटू 1 सेकेंड, पर सेकेंड दिया ना, प्रति सेकेंड उत्सर्जित। तो अपने पास एनर्जी अपॉन टाइम, ये अपन लोग लिखते हैं पावर, तो एनर्जी क्या हो जाएगी P इंटू टी, तो 50 वॉट इंटू 1 सेकेंड कर लिया। अब n हमें चाहिए है, h हो गया 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, c है 3 इंटू 10 पावर 8, और वेवलेंथ हमें गिवन है 0.6 माइक्रोमीटर, तो मतलब 0.6 इंटू 10 पावर माइनस 6, और ये इक्वल आना चाहिए 50 के। सो n, ये यहां से डेसिमल खत्म, बिकम्स 11, सो आई हैव n इज इक्वल टू 50 अपॉन 11, साथ में ये 3, ये दोनों डिनोमिनेटर में पहुंच जाएंगे। 10 पावर, यहां पे हम देखें इस तरफ, तो यहां -34 प्लस 8 कितना था, -26, और ये ऊपर जाता तो हो जाता -20, तो दूसरी तरफ जाएगा तो 10 पावर कितना हो जाएगा 20। अब ये 50 अपॉन 33 है इंटू 10 पावर 20। इस नंबर को मैं रफली क्या बोल सकता हूं, 1.5। सो द करेक्ट आंसर शुड बी 1.5 इंटू 10 पावर 20, दैट शुड बी ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 21 हैज correct option is option number C. Next, when a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 4. The threshold wavelength for the metallic surface is। देखिए क्या बोल रहा है, धात्विक पृष्ठ को अगर मैं लैम्डा के विकिरणों से प्रदीप्त करूं तो यहां पे निरोधी विभव V है, और अगर 2 लैम्डा के विकिरण दूं तो निरोधी विभव V by 4। तो मुझे दहली तरंग दैर्ध्य चाहिए।
समीकरण क्या बनेगा, एच सी अपॉन लैम्डा, ये बनेगा आपके पास एच सी अपॉन लैम्डा 0 प्लस ई इंटू वी, और दूसरा समीकरण बन गया एच सी अपॉन 2 लैम्डा। अब इसमें तो कोई चेंज आता नहीं है ना, ये तो आपका कार्यफलन है, वर्क फंक्शन है, तो ये आपका बन गया ई इंटू वी बाई 4। अब अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो मुझे लैम्डा 0 की वैल्यू लैम्डा के टर्म में चाहिए, मतलब वी का कोई काम नहीं, तो इस वाली पूरी इक्वेशन को हम 4 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो पहली इक्वेशन ये तो रही आपकी एच सी बाई लैम्डा इज एच सी बाई लैम्डा 0 प्लस ई वी, दूसरी को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू 4 एच सी बाई लैम्डा 0 प्लस ई वी। चलिए इनको माइनस कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट, 4 एच सी बाई लैम्डा 0 से एच सी बाई लैम्डा 0 जाएगा, क्या आ गया 3 एच सी बाई लैम्डा 0, इधर 2 एच सी बाई लैम्डा नॉट 2 एच सी बाई लैम्डा से एच सी बाई लैम्डा जाएगा तो वी विल गेट एच सी बाई लैम्डा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से मुझे मिला लैम्डा 0 इक्वल टू 3 लैम्डा। मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, मुझसे पूछा गया है दहली तरंग दैर्ध्य, तो दहली तरंग दैर्ध्य हो जाएगी किसके बराबर, ऑप्शन डी 3 लैम्डा के बराबर। सो क्वेश्चन नंबर 22 हैज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, in the given circuit A, B and C the potential drop across the two PN junctions are equal in, दिए गए परिपथ है अपने पास 3 और हमसे ये पूछा है कि तीनों में से PN जो संधि डायोड है उनमें बराबर विभवांतर किस स्थिति में होंगे। चलिए ये देखते हैं, यहां पे अगर मैं यहां नोटिस करूं तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, मतलब ये दोनों कैसे हैं, फॉरवर्ड बायस में है, अग्र अभिनति में है। जब अग्र अभिनति में दोनों है तो दोनों का प्रतिरोध बराबर होगा, मतलब ये सर्किट कैसा बन जाएगा आपका, कुछ ऐसा। और जब दोनों का प्रतिरोध बराबर है और यहां पर दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है और हमने वोल्टेज लगाया है, तो दोनों पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, सीरीज में करंट सेम होता है तो दोनों पे IR पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब दोनों पर पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल हो जाएगा, विभव पतन बराबर हो जाएगा। तो ए वाले में दोनों में विभव पतन बराबर है। चलिए अब इसको देख लेते हैं, यहां पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब P वाला है पॉजिटिव, N वाला है नेगेटिव, सो सॉरी, B में N है पॉजिटिव और P है नेगेटिव, मतलब ये हो गया फॉरवर्ड बायस अग्र अभिनति, ये हो गई रिवर्स बायस उत्क्रम अभिनति। दोनों के प्रतिरोध बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब है दोनों पे विभव पतन भी बराबर नहीं हो सकते, तो ऑप्शन बी गलत है। सी वाला देख लेते हैं, सी में ये प्लस है तो P पॉजिटिव N नेगेटिव, यहां भी P पॉजिटिव N नेगेटिव, मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं, ये भी फॉरवर्ड बायस में है, तो ये बिल्कुल कैसा हो गया, फर्स्ट वाले डायग्राम जैसा हो गया। यानी कि सी वाले केस में भी क्या होना चाहिए, दोनों केस में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए। तो यानी कि ए और सी इन दोनों केसेस में क्या मिल रहा है मुझे, पोटेंशियल ड्रॉप सेम मिल रहा है, जबकि बाकी बी वाले में नहीं मिल रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर सी, ए और सी दोनों में। नेक्स्ट, द असर्शन इज द डीसी एंड एसी बोथ कैन बी मेजर्ड बाय हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। देखिए, चाहे वो डीसी हो और चाहे एसी हो, जब किसी इंस्ट्रूमेंट से पास होती है तो अगर रेजिस्टेंस वहां पर है तो कुछ ना कुछ हीट जनरेट करती है, यानी कि उसकी हीट की मेजरमेंट से हम ये पता कर सकते हैं कि एसी और डीसी की वैल्यू कितनी है। तो यस, दे कैन बी मेजर्ड बाय हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या हुआ, तप्त तार उपकरण द्वारा प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों का मापन किया जा सकता है, बात सही है ना। अब क्या कह रहा है रीजन, द हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो अभी मैंने बात करी कि जो तप्त तार उपकरण है वो धारा के किस पर आधारित है, ऊष्मीय प्रभाव पे, कि आप धारा प्रवाहित करेंगे तो कुछ ना कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगी और उस ऊष्मा की सहायता से हम मान प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस केस में असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है ना, कथन भी ठीक है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। सो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हेंस ऑप्शन ए
कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की क्या है, सही व्याख्या, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इन सीरीज RL सर्किट R is equal to 3 ohm, L is equal to 3 Henry and EMF of the cell is 1 volt. Find current 1 second after switch on. ओके, एक श्रेणी RL परिपथ में R बराबर दिया है 3 ओम, L बराबर 3 हेनरी और वैद्युत वाहक बल दे दिया, E दे दिया 1 वोल्ट। कह रहे स्विच ऑन करने के 1 सेकंड के बाद धारा का मान आप बता दीजिए कि धारा का मान कितना होगा। तो देखो I जो है ये हम लिखते हैं I मैक्स 1 माइनस E पावर माइनस T और साथ में R बाई L। याद आ गया ये फॉर्मूला? जब भी हम बात करते हैं संधारित्र की यानी कैपेसिटर की या प्रेरकत्व की यानी इंडक्टर की, तो इन केसेस में जो करंट होता है, जो धारा होता है, वो समय के साथ परिवर्ती रहता है। तो ये I बराबर क्या मिल जाएगा, I मैक्स। I मैक्स मतलब एप्सिलॉन अपॉन R। चलिए तो जल्दी से देख लेते हैं क्या बनेगा। एप्सिलॉन मुझे दिया है 1, R दे दिया है 3, 1 माइनस E माइनस 1 इंटू R भी 3 है और L भी 3 है। तो ये आ गया आपके पास 1/3, 1 माइनस E है 2.718, पावर है -1, तो ये आ गया आपका 1/3, 1 माइनस 1 अपॉन, चलिए इसको 2.7 रख लेते हैं लगभग में, है ना, आंसर अपना अप्रोक्सीमेटेड आ जाएगा। तो ये मुझे मिल गया 1/3, इसे सॉल्व करने पर आया 2.7 माइनस 1 अपॉन 2.7, ऊपर आ गया मेरे पास 1.7, नीचे आ गया 8.1, डेसिमल टू डेसिमल गोज आउट, तो ये 17 अपॉन 81 आ गया, विच इज 0.172, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.21। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया आपका 0.21 एम्पेयर, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, if H is equal to -2 cos omega t minus kz in an EMW propagating along plus z axis, then electric field is given by। देखिए z अक्ष के अनुदिश एक विद्युत चुंबकीय तरंग में H दे के रखा है, तो बताइए कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब जब भी विद्युत चुंबकीय तरंग की बात होती है हम दो चीजें देखते हैं, एक तो अपने पास फॉर्मूला होता है E0 अपॉन B0 और ये किसके इक्वल होता है, C के। तो यहां से मुझे E0 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, C इंटू B0। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे B0 नहीं, मुझे H दिया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 10 पावर 8 इंटू μ0 H। B किसके इक्वल होता है, μ0 इंटू H के। तो ये आ गया 3 इंटू 10 पावर 8, μ0 हो गया आपके पास 4 पाई इंटू 10 पावर -7 और H की वैल्यू हमें गिवन है 2, तो 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24, यहां से मैंने किया 24 इंटू 3.14 इंटू 10, मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ गई आपकी 753.6। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारे पास 753 तो वैल्यू हमें मिल रही है, सो द फर्स्ट पार्ट इज ओवर, है ना, हमें E की वैल्यू मिल गई। अब दूसरी चीज हमें क्या देखनी होती है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमेशा E क्रॉस B के अलोंग आएगा। अब देखिए ये दे दिया है हमें कौन से डायरेक्शन में, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोपेगेटिंग अलोंग प्लस z एक्सिस, मतलब प्लस z एक्सिस के तरफ हमें दे दी है ये तरंग जो जा रही है, मतलब k कैप में। अब H कौन से डायरेक्शन में है, मतलब B कौन से डायरेक्शन में है, माइनस I कैप। तो ये क्या मिलना चाहिए मुझे, तो देखिए अगर मैं ऐसे चलूं तो I इंटू J ये होता है K और J क्रॉस I ये होता है माइनस K। तो अगर मैं यहां पे केवल J लिख दूं तो क्या मिलेगा, J
क्रॉस माइनस आई दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस के, मतलब अपना काम बन जाएगा। तो हमारी जो करेक्ट वैल्यू आ जाएगी इस पर्टिकुलर केस में वो क्या आ जाएगी 753। इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड वो तो अपनी जगह पे सेम ही रहेगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड। बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आई से काय में कन्वर्ट हो गई जे में, हेंस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर ए। सो द क्वेश्चन नंबर 26 हैज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमसे कह रहा है ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज 99, द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इन वेबर पर एम्पियर मीटर इज, और फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी हमें गिवन है। क्या बोला है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 99 है, तो पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होगी। अब देखो अगर हम पदार्थ की चुंबकशीलता की बात करें तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, म्यू नॉट हमें दे के रखा है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, यहां पर हमें चुंबकीय प्रवृत्ति भी वैल्यू क्या दे के रखी है 99, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू 100, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 5, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 27 हैज करेक्ट ऑप्शन एज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, a Carnot engine having an efficiency of 20% as heat engine is used as a refrigerator. Okay. तो अगर मैं किसी भी इंजन की बात करूं, एक सोर्स होता है, यहां से हीट जाती है Q1 सिलेंडर में पहुंची, यहां से आगे हीट गई Q2 जो सिंक में पहुंची। अब क्योंकि एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन हम लिखते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। कितनी देके रखी है हमें एफिशिएंसी 20%, मतलब ये हो गया 20 अपॉन 100 या 1 अपॉन 5, ये आ गया Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Q1 आ गया 5Q1 माइनस 5Q2, सॉल्व करने पे मिल गया 5Q2 इज इक्वल टू 4Q1। कह रहा है if the work done on the system is 20 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is। कह रहा है ऊष्मा इंजन के रूप में कार्नो इंजन की दक्षता 20% है, इसे हल कर चुके हैं। इसका उपयोग किसके रूप में किया, प्रशीतक इंजन में किया जाता है। तो यदि निकाय पर किया गया कार्य 20 जूल है तो निम्न ताप भंडार से अवशोषित ऊर्जा का मान क्या होगा। देखिए प्रशीतक में क्या होगा, प्रशीतक में इसको सोर्स, इधर सिंक, यहां पे बीच में सिलेंडर। अब यहां से इसने हीट कितनी ली Q2 और इधर हीट दी Q1 और बीच में हमने इस पे कितना वर्क कर दिया 20 जूल। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि Q2 प्लस 20 ये Q1 के बराबर होना चाहिए, है ना, ऊर्जा तो संरक्षित ही रहेगी। अब मुझे चाहिए Q2 की वैल्यू, मतलब Q1 को हटाना पड़ेगा, तो इसको 4 से कर लेना मल्टीप्लाई, तो 4Q2 प्लस 80 ये बन गया 4Q1 और 4Q1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 5Q2, तो 4Q2 प्लस 80 इज इक्वल टू 5Q2 आ गया, मतलब 80 की वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएगी मुझे Q2। तो कितनी ऊर्जा, कितनी ऊष्मा इन्होंने यहां से ली है, आप देखोगे यहां पर ऊर्जा है आपकी 80 जूल, मतलब करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 28 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, a cylinder contains hydrogen gas at a pressure of 498 kilopascal and temperature 127 डिग्री सेल्सियस, its density is R की वैल्यू गिवन है। तो एक सिलेंडर है जिसमें 498 किलो पास्कल पर दाब और 127 डिग्री का ताप, और भरी कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो इसका घनत्व तो पूछा है, तो पहले तो हम P का फॉर्मूला लिख लें, P है 1/3 mn अपॉन V स्क्वायर RMS, जिसे मैं लिख सकता हूं 1/3। ये देखो ये हो गया कुल द्रव्यमान बटे आयतन, तो क्या यही घनत्व तो नहीं बन गया, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, और V स्क्वायर RMS क्या होता है 3RT अपॉन m, स्क्वायर कर दिया तो ये मिल गया 1/3 रो 3RT अपॉन m, ये 3 से ये 3 कैंसिल, सब इस तरफ ले जा रहे हैं तो PM अपॉन RT
ये किसके बराबर आ जाएगा, रो के बराबर। अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो रो कितना मिलेगा, पी। पी हमें दिया है 498 किलो पास्कल। एम हाइड्रोजन गैस भरी है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान अगर हम देना चाहें तो H2 पे लेंगे, है ना। तो m की वैल्यू होगी 2 ग्राम पर मोल, ये बात याद रखेंगे। अभी मैं इसको अगर किलोग्राम में बदलूं तो साथ में 10⁻³ अच्छा, R हमें देके रखी है 8.3 और साथ में T टेम्परेचर की बात करें तो 127 डिग्री है, तो 127 डिग्री को हम काय में बदल लेंगे, इसको हम जल्दी से बदल लेते हैं केल्विन में, जो हो जाएगा आपका 400 केल्विन। ये 1 डेसिमल हटाया, 0 खत्म, ये कैंसिल आउट हो गया आपका 6 टाइम्स, ये चला गया 20, ये पावर आपकी कैंसिल है, तो आंसर आ गया आपके पास डेंसिटी के लिए कितना, 6/20 मतलब 0.3। तो करेक्ट आंसर विल बी 0.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो 29 द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द पीक एमिशन वेवलेंथ ऑफ अ ब्लैक बॉडी शिफ्ट टू लोअर वेवलेंथ। ताप बढ़ाने पर कृष्णिका की अधिकतम उत्सर्जन वाली तरंगदैर्घ्य कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होती है। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने ये कृष्णिका के उत्सर्जन के वक्र पढ़े हैं, तो जो अधिकतम उत्सर्जन वाली तरंगदैर्घ्य थी, जो ई का मान दे रही थी हमें, वो कम की तरफ आती जाती है। बात सही है ये, मतलब असर्शन सही है। अच्छा, पीक एमिशन वेवलेंथ ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। नहीं, ये नहीं होता। इट इज प्रोपोर्शनल टू 5th पावर ऑफ द टेम्परेचर। 4th पावर में हमें एमिशन क्या मिलता था, स्टीफेंस लॉ मिलता था। तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये स्टीफेंस लॉ की बात नहीं हो रही है। मतलब रीजन क्या है, रीजन गलत है। कारण दिया है किसी कृष्णिका की अधिकतम उत्सर्जन वाली तरंगदैर्घ्य ताप की 4th घात के समानुपाती होती है। वास्तविकता में ये काय के प्रोपोर्शनल होती है, T⁵। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। यानी कि असर्शन सही है, रीजन गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन सी। कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। नेक्स्ट, a certain number of spherical drops of liquid of radius small r coalesce to form a single drop of radius capital R and volume V. If T is the surface tension of the liquid, then हमें कुछ डेटा देकर हमसे बोल दिया है कि किसी द्रव की स्मॉल r त्रिज्या की गोलाकार कुछ बूंदें, मान लेते हैं n, मिलकर कैपिटल R त्रिज्या और V आयतन की एक बूंद बनाते हैं। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव T हो तो इस प्रक्रम में ऊर्जा पहले तो ये देख लीजिए मुक्त होगी कि अवशोषित होगी। देखिए, बड़ी बूंद छोटी बूंदों में टूटती है, कोई स्प्रे करे, फुहार करे तो हमें ठंडक लगती है, रीजन ऊर्जा को अवशोषित करती है। और छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाए तो ऊर्जा मुक्त होगी। तो इतना तो क्लियर है कि यह ऊर्जा मुक्त होगी। कितनी, वो समझ लेते हैं। क्या कैपिटल R का क्यूब इज n इंटू स्मॉल r का क्यूब होगा? जब भी ऐसी चीजें हो, जब बूंदें मिलकर कुछ अलग से आपको एक फिगर बनाए। अच्छा, साथ में हमें v इज इक्वल टू क्या दे के रखा है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन देखते हैं, चेंज इन एरिया। देखो n है छोटी ड्रॉप्स, सो 4πr², -1 है बड़ी ड्रॉप, सो 4π कैपिटल R²। कितना बन जाएगा ये, 4π nr² माइनस कैपिटल R²। हमें जो चाहिए, हमें अगर ऑप्शन देखें तो हमें v के टर्म में ऑप्शन चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरे को स्मॉल r से मल्टीप्लाई और स्मॉल r से डिवाइड कर ले रहा हूं। तो ये बन गया nr³/r। ऐसे ही दूसरे वाले टर्म को कैपिटल R से मल्टीप्लाई और कैपिटल R से डिवाइड कर दिया। तो यहां से मुझे मिल गया डेल्टा A इज इक्वल टू 4π nr³ की जगह हम कैपिटल R लिख सकते हैं। तो ये कैपिटल R³/R और ये बन गया कैपिटल R³/कैपिटल R। तो मतलब डेल्टा A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4πr³ 1/r माइनस 1/कैपिटल R। अब देखो, वर्क डन या एनर्जी का चेंज
ये होता है टी इंटू डेल्टा ए। तो ये मुझे मिल जाएगा 4 पाई टी आर क्यूब 1 बाई आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर। ऑप्शन देखने जाए तो v के फॉर्म में है, तो इसको 3 से कर लिया डिवाइड, 3 से कर दिया मल्टीप्लाई। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये 4/3 पाई और आर क्यूब, 4/3 पाई और आर क्यूब मिलके क्या बन जाएंगे v। तो ये मिल जाएगा 3vt 1/r माइनस 1 बाई कैपिटल आर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 3vt 1/r माइनस 1 बाई कैपिटल आर, हेंस दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, सो आपका 31st का करेक्ट ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर सी। इतनी ऊर्जा मुक्त होगी। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखिए अलग अलग कुछ क्वांटिटी दी है ना, और उनकी विमाएं, उनकी डायमेंशंस दी हैं। तो गुरुत्वीय स्थिरांक g, अब g के लिए हम जानते हैं कि g की डायमेंशन क्या है, m-1 L3t-2, तो a होना चाहिए सेकेंड। b पे आ जाते हैं, b पे दिया है पलायन वेग, है तो वेग ही, तो इसकी डायमेंशन होती है Lt-1। ऑप्शन 4 देखें तो m0 Lt-1, मतलब ये 4 हो गया। c देख लें, c में हमें देके रखा है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव होता है कार्य बटे द्रव्यमान, तो यानी ये हो जाएगा L2t-2, मतलब ऑप्शन नंबर 1। और अगर मैं डी पे जाऊं तो डी पे दिया है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। अगर त्वरण की विमा की बात करें तो होती है Lt-2, मतलब ऑप्शन 3। तो A2, B4, C1 and D3, the correct option should be option number A. Clear? Next. Okay, next is pitch of the screw gauge is 0.5 mm. एक स्क्रू गेज दिया है, उसकी पिच 0.5 दे दी, एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो इसका लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.5/100, है ना। एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 0.5 है और वृत्ताकार पैमाने पर 100 विभाजन है, तो इसका अल्पतमांक हमने निकाल दिया 0.5/100। कह रहे जब जबड़े बंद हैं, व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन जॉज, 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइन 2 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। तो शून्य सापेक्ष रेखा से 2 भाग नीचे की ओर है, मतलब एक एरर आएगा जो किसके इक्वल आ जाएगा, +2, पॉजिटिव एरर है ना। कह रहा है व्हेन अ वायर इज इंसर्टेड इट शोज 8 डिवीजन ऑन मेन स्केल। जब तार का व्यास मापा जाता है तो मुख्य पैमाने के हैं 8 भाग, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी बनेगी, देखो 8 पार्ट हैं और हर एक पार्ट को 0.5 mm बोला है, मतलब ये कितना हो जाएगा 4 mm के इक्वल। साथ में कह रहा है 83rd डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद रेफरेंस लाइन, मतलब वृत्ताकार पैमाने का 83rd पार्ट है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग ये हो गई 83। अब इसमें एरर भी थी, तो एरर अगर हमने एडजस्ट करी तो अपने पास कितनी आ गई 81। तो जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लीस्ट काउंट से, मतलब ये आ जाएगी 81 इंटू 0.5/100। पॉइंट हटा 200, सो दिस गिव्स मी 0.405 mm। तो फाइनल रीडिंग क्या मिल गई मुझे, फाइनल रीडिंग बस इन दोनों को ऐड कर दें तो 4.405 mm। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। Clear? So 33 is C. Next, rain is falling vertically down at 3 km/h and a person holding a hollow tube is standing as shown. If he runs at 4 km/h towards, forward, at what angle with vertical he should tilt the tube so that rainwater entering tube do not wet the tube from inside. क्या बोला है, वर्षा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 3 के वेग से गिर रही है, ये 3 है, तथा एक व्यक्ति चित्रानुसार खड़ा है, वो 4 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से आगे दौड़ता है। अगर वो आगे की तरफ जाएगा तो रेन उसके रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ आएगी, तो उसे नली को ऊर्ध्व से किस कोण पर, तो देखो बारिश का जो रिजल्टेंट बना वो ये बना। अब अगर वो चाहता है कि ये नली भीगे नहीं तो इसको, इस नली को क्या करना चाहिए, ठीक इसी के सामने रख देना चाहिए। तो क्या होगा, इस नली से पानी आर पार निकल जाएगा, ये नली भीगेगी नहीं। तो मतलब अगर हमें इसका झुकाव कोण चाहिए तो इसके झुकाव के कोण के लिए ऊर्ध्व से हम ये बोल दें अल्फा,
तो क्या tan अल्फा 4/3 के इक्वल होगा, या अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स 4/3 होता है आपका 53 डिग्री, मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 34 वी हैव ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, a projectile is given an initial velocity of I plus 2j, the Cartesian equation of the trajectory path is। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी u दी है, u होती है ux i कैप प्लस uy j कैप, मतलब ये हमें दे दी है i कैप, तो ux की वैल्यू मिल जाएगी 1, और ये हमें दे दी है साथ में 2j कैप, तो मतलब uy की हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। अब अगर मैं ये देखूं तो हम समीकरण क्या लिखते थे, x दिशा में हम लिखते थे ux इंटू टी, तो जो अपना x आ जाएगा वो आ जाएगा 1 इंटू टी, मतलब x इक्वल टू टी हो गया। और y हम क्या लिखते थे, uy t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो y आ गया uy की वैल्यू कितनी है 2। अच्छा, t की जगह पे x लिख लें, -1/2g, g अगर हमने 10 लिखा तो 10/2 कितना हुआ 5, और t की वैल्यू है x के बराबर, तो y इक्वल टू क्या बन गया 2x माइनस 5x स्क्वायर, मतलब जो करेक्ट इक्वेशन हो गई वो कौन सी हो गई, y इक्वल्स 2x माइनस 5x स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 36, the resultant of two vectors p and q is r, if q is doubled then the new resultant vector is perpendicular to p, then magnitude of r is। दो सदिशों p और q का परिणामी r है, यदि q को दोगुना कर दिया जाए तो नया परिणामी सदिश p के लंबवत हो जाता है, तो r का परिमाण कितना है। देखिए, r का परिमाण हम ऐसे लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमें क्या दे दी कि यहां पे है 2q, यहां पर है p, बीच का एंगल है थीटा, लेकिन इस स्थिति में अगर मैं ये 2q कर दूं तो जो भी रिजल्टेंट है वो कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो क्या रिजल्टेंट का एंगल tan 90 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2q साइन थीटा अपॉन p प्लस 2q cos थीटा। अब tan 90 होता है 1/0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा p प्लस 2q cos थीटा इक्वल टू 0, मतलब cos थीटा आ गया मेरे पास माइनस p अपॉन 2q। वैल्यू पुट करी तो r स्क्वायर कितना मिलेगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इंटू माइनस p/2q। ये 2q से 2q कैंसिल, इधर से मेरे पास बचेगा p इंटू माइनस p, मतलब p स्क्वायर, तो r स्क्वायर कितना बच गया, q स्क्वायर के बराबर, मतलब r किसके इक्वल आ जाएगा, q के इक्वल। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, a particle moves along x axis such that its position at time t is x equal to 3t square minus t cube, total path length distance पूछिए in first 4 seconds। देखिए, x अक्ष पे गति कर रहा है और समय t पे उसकी स्थिति देके रखी है, तो 4 सेकंड में तय पथ की लंबाई क्या होगी। अब लंबाई के साथ क्या है कि आप अगर दिशा बदलते हैं तब भी लंबाई बढ़ती जाती है, और दिशा बदलना कैसे पता चलेगा, जिस बिंदु पे वेग 0 हो जाता है वहां पे दिशा बदल जाती है। तो हम सबसे पहले इससे क्या निकाल दें, वेलोसिटी। x कितना है, 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब है, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, dx अपॉन dt, मतलब ये आ गया आपके पास 60 माइनस 3t स्क्वायर। अगर मैं इसको 0 रख दूं तो 3t स्क्वायर कितना मिला 60, तो एक तो t 0 है और दूसरा t क्या आ जाएगा 2 सेकेंड, तो मतलब 2 सेकेंड में वो अपना क्या करेगा, पोजीशन चेंज कर देगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो हम लोगों को बस यही 3 पॉइंट कंसीडर करने हैं। पहला 0 पे क्या होगा, x कितना आएगा, x आ गया 3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, मतलब ये वैल्यू मिलेगी 0, तो 0 पे है पोजीशन 0। दूसरा हम कंसीडर कर रहे हैं 2 सेकेंड पर, तो 2 सेकेंड पे क्या आ जाएगा x, ये आएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, ये बना 12 माइनस 8 मतलब 4, मतलब यहां पोजीशन हो गई 4,
और तीसरा हम कंसीडर कर रहे हैं 4 सेकेंड पे, क्योंकि हमसे 4 सेकेंड के लिए पूछा है। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 क्यूब। सो ये हो गया 48 माइनस 64 विच इज माइनस 16। मतलब ये कहीं यहां पहुंच गया 4 सेकेंड में। तो देखो इसने डिस्टेंस कितनी करी होगी, ये पहले 0 से गया होगा 4 तक मतलब +4, और फिर आया होगा ऐसे, तो 4 से 0 मतलब 4 और 0 से 16 मतलब 16। तो टोटल कितना हो गया 16 + 4 + 4, टोटल वैल्यू हो गई 24 मीटर विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, for a particle traveling on x-axis the velocity position curve is given, its acceleration position curve will be। ठीक है, पोजीशन के साथ वेलोसिटी दिख रही है, पोजीशन के साथ एक्सेलरेशन चाहिए। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अगर वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है तो त्वरण स्थिति वक्र, मतलब जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो देख लीजिए कहां पर हमें ए नेगेटिव मिल रहा है, तो हम देखेंगे कि केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अदरवाइज हर केस में पॉजिटिव है। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4 डबल पॉजिटिव। अब डबल पॉजिटिव हीलियम के ऊपर लग गए मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन गायब। एटॉमिक नंबर 2 है मतलब प्रोटॉन कितने हो गए 2, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर मतलब 2। तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होने चाहिए, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे तभी वो अल्फा कण कहलाएगा। नेक्स्ट, ओके, आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेड बाय गिवन सर्किट। परिपथ में तुल्य लॉजिक गेट की बात करते हैं। देखो इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, और अगर एलईडी जल जाए तो इसको बोलेंगे वाई। अब जब ए और बी दोनों 0 है, मतलब दोनों स्विच ऐसे हैं, तो यहां से करंट चलना चाहेगा तो, लेकिन सर्किट ही पूरा नहीं हो रहा तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा, मतलब आउटपुट क्या मिलेगा 0। मान लीजिए मैंने स्विच ए क्लोज कर दिया, इसको 1 कर दिया और बी 0 रखा, तो अभी करंट यहां से चल के इस रास्ते से पूरा अपना सर्किट कंप्लीट कर लेगा, यानी कि मुझे यहां पे आउटपुट मिल जाएगा। अगर ए 0 रख के मैं बी चालू कर दूं तो करंट यहां से जाके इस रास्ते को पूरा करके सर्किट पूरा कर देगा, मतलब यहां आउटपुट 1 मिल जाएगा। और मैं दोनों ही चालू कर दूं तो क्लियर ही है कि आउटपुट मिलेगा। ये किसकी ट्रुथ टेबल है, किसकी सत्यता सारणी है, ये सत्यता सारणी है और गेट के लिए, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये कौन सा लॉजिक गेट है, और गेट। नेक्स्ट, a person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for certain distance x and with a constant velocity v2 for next 2x. The average velocity v is given by the relation. सरल रेखा में गति कर रहा है एक व्यक्ति नियत वेग v1 के साथ निश्चित दूरी x तय करता है और नियत वेग v2 के साथ अगली 2x दूरी, तो उसने 2x दूरी तय करी, इसको मैं लिख सकता हूं x और x, है ना, और दोनों में ही उसका वेग क्या रहा v2। औसत वेग v है, तो इसका समीकरण क्या बनेगा। अच्छा, जब दूरियां बराबर होती थी तो औसत वेग हम कैसे लिख सकते हैं, 3/v इज 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v2, तो ये हो गया 1/v1 प्लस 2/v2, ये 3/v आ गया। तो यहां पर मुझे सही ऑप्शन क्या मिलेगा, 3/v इज 1/v1 प्लस 2/v2, मतलब 41 विल बी ऑप्शन नंबर बी। Next, in a U-tube as shown in figure, water and oil are in the left and right side of the tube respectively. Height from bottom for water and oil column are 15 and 20 centimeter. Density of oil is, density of water हमें given है। देखिए क्या बोल रहा है, U नली में पानी और तेल दिए हैं, यहां पर ये 15 सेंटीमीटर पानी है, 20 सेंटीमीटर तेल है, इनकी ऊंचाइयां दी हैं और तेल का घनत्व हमसे पूछा है। हम क्या लॉजिक लगाएंगे, बेस सेम लेवल पे है, तो जब सेम लेवल पे है तो सेम लेवल पे प्रेशर दाब हमेशा सेम होता है। यहां पर ऊपर से नलियां खुली हैं तो वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो पहली नली में देखें तो क्या मिल जाएगा, P0 प्लस 15 डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। दूसरे में देखें तो P0 प्लस 20
डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000, साथ में जी, ये दे दिया 20, डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी, जी से जी कैंसिल, 20 से इसको किया डिवाइड, तो जो आपका रो नॉट है ऑयल के लिए वो कितना आ गया 750. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 750. नेक्स्ट, an electron is moving in a circular path under the influence of a transverse magnetic field of 3.57 into 10 power minus 2 Tesla. Okay, the value of E upon m, देखिए हमें क्या वैल्यू दी है, हमें चार्ज अपॉन मास का रेशियो दिया है 1.76 into 10 power 11. the frequency of revolution of electron is, क्या बोला है 3.57 into 10 power minus 2 टेस्ला तीव्रता के अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूर्णन कर रहा है. यदि E अपॉन m का मान 1.76 इंटू 10 पावर 11 हो तो इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण की आवृत्ति क्या होगी. चलिए ये देख लेते हैं. अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन के लिए R, तो R होता है mv अपॉन क्यूबी. यहां से अगर हम बोले टाइम पीरियड तो ये हो जाएगा 2 पाई mv अपॉन क्यूबी मल्टीप्लाई बाई वी, मतलब 2 पाई आर अपॉन वी कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम. अब हमें वैल्यूज गिवन है तो हम जल्दी से वैल्यू पुट कर लेते हैं. फ्रीक्वेंसी देखिए क्यू अपॉन एम सीधा दिया है 1.76 इंटू 10 पावर 11. बी हमें देके रखा है 3.57 इंटू 10 पावर माइनस 2, और साथ में मेरे पास 2 इंटू 3.14. ये मैंने कैंसिल आउट किया 0.88. क्या ये नंबर 0.88 इंटू 3.57, तो 0.88 1 से थोड़ा सा कम है, तो ये 3.57 की वैल्यू क्या करेगा, थोड़ी सी डिक्रीज. अगर मैं अप्रोक्सीमेटली कहना चाहूं तो ये नंबर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब ये रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 9 बन जाएगा, और 10 पावर 9 का मतलब क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज. चलें आगे. A toroid having 500 turns, cross section 20 centimeter square and mean radius 40 centimeter is filled with medium mu r equal to 350. Its self inductance is, हमसे सेल्फ इंडक्टेंस पूछी है एक टोरॉइड की जिसके फेरे दिए हैं, अनुप्रस्थ काट दी है, माध्य त्रिज्या दी है ना, और इसके अंदर एक माध्यम भरा है. तो देखो एल आई एन फाई होता है, एन पता है, फाई क्या हो जाएगा बी इंटू ए. एन भी पता है, ए भी पता है, बी होता है म्यू नॉट, साथ में माध्यम भी दिया है तो म्यू आर इंटू एन. अब एन क्या है, कुल फेरे बटे कुल लंबाई. टोरॉइड है, वृत्तीय होता है, ऐसा होता है टोरॉइड, तो इसकी जो कुल लंबाई होगी वो क्या मिलेगी हमें 2 पाई आर के फॉर्म में मिलेगी, है ना. तो ये हो गया म्यू नॉट एन इंटू आई, ये मिल गया एल आई के बराबर. आई से आई कैंसिल, सबसे पहले तो ये खत्म. चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो एन हो गया 500, ए हमें दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, म्यू आर हमें दे दिया है 350, एन फिर से आ गया तो 500, और अपॉन में 2 पाई और आर 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 इंटू 10 पावर माइनस 2. तो 2 पाई 4 पाई 2 टाइम्स 2 इंटू 20 40 गोज आउट, मतलब जो भी नंबर बचे केवल ऊपर बचे, यहां से 10 पावर माइनस 2 ऊपर ले जाएंगे हम, तो एल कितना मिलेगा 500 इंटू 500 25 इंटू 10 पावर 4 इंटू 350. 10 पावर देखें तो ऊपर है -11, नीचे से -2 गया, तो ये हो गया आपके पास 10 पावर -9. इनको मल्टीप्लाई किया 25 350, 10 पावर हो गया -5. इसको मैं लिख सकता हूं 87.5 इंटू 10 पावर -3, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 87.5, और क्योंकि एल पूछा है तो एल की यूनिट होती है हेनरी,
तो 87.5 मिली हेनरी। नेक्स्ट, a force F is equal to 10y plus 3y square acts on a particle in y direction where F is in Newton and y is in meter. Work done by this force to move the particle from y equal to 0 to y equal to 2 meter is। देखिए फोर्स दिया है 10y प्लस 3y स्क्वायर, वेरिएबल फोर्स है, परिवर्ती बल है ना। तो जो वर्क आएगा, जो कार्य आएगा वो हम ऐसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करा 10y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3y स्क्वायर dy, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 10y स्क्वायर अपॉन 2, इसको सॉल्व किया तो आ गया 3y स्क्वायर y क्यूब अपॉन 3, लिमिट पुट करी 0 से 2, पुट करते हैं ऊपर तो 5 इंटू 4 प्लस 2 क्यूब, और जब 0 पुट करेंगे तो सब 0 ही हो जाना है, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 20 प्लस 8 मतलब 28 जूल। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी विच इज 28 जूल। So this was the complete question paper set of physics of this FLT. Hope you enjoyed it. Hope you did well in this exam. तो आगे प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए, टारगेट इज नीट, पूरी कोशिश करिए स्कोर एज गुड एज पॉसिबल। हैव अ गुड डे, थैंक यू।